बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ACCP के से मैं हूँ अहमद शेख। हमारे गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान के मालियाती इदारे और इनका मुल्की मईशत को बेहतर करने में इनका क्या किरदार है। हम आज इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे क्या ये मालियाती इदारे पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे, क्या स्टेट बैंक की पॉलिसी जो है IMF से डिक्टेशन लेने के बाद क्या करेगी, स्टेट बैंक एक्चुअली किस तरह वर्क करता है, इसका भी हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। और एट द सेम टाइम हम ये बात भी देखने की कोशिश करेंगे कि बेल आउट पैकेज $3 बिलियन का जो सऊदीया ने दिया है पाकिस्तान को, इससे डॉलर की कीमत में कमी और जो डॉलर का अपर ट्रेंड था उसमें जो निचाई आई है, उसमें जो हमें लैकिंग देखने में आई है, उससे यकीनी तौर पे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो है जो बड़ी तशवीशनाक है, इसके बावजूद कि ₹2 या ₹1.80 की कीमत को बेहतर होना, रुपये का ताकतवर होना डॉलर के मुकाबले में, पाकिस्तान में महंगाई का ज़ोर शोर उसी तरह से है। क्या ये तमाम के तमाम अवामिल जो हैं, ये किस तरीके से ये मुल्क चलेगा, ये किस तरीके से हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको डील कर रहे हैं, किस तरीके से ये महंगाई कम होगी, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार अहमद खालिद। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रहे, एक तवील अरसा इन्होंने वहाँ गुजारा और ये एक्सपर्ट है। खालिद साहब, अब ये बताइए सबसे पहले कि नेशनलाइजेशन के बाद जब ये सारे बैंकिंग सिस्टम आपका नेशनलाइज हुआ था, इससे पहले द बैंकिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान वाज सपोज्ड टू बी इट्स वंडरफुल, लेकिन उसके बाद ये डिक्लाइन आया। मुख्तसरन सा पहले इसके बारे में बताइए, और आज का बैंकिंग सेक्टर, आज के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस फाइनेंशियल सिस्टम से किस तरह डिफ़र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। अल्लाह, मैं अपनी व्यूवर को भी सलाम पेश करता हूँ, उनको सेहत सलामती के दुआ के साथ। शेख साहब, बात आप कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हम देखते हैं कि नेशनलाइजेशन से पहले की सूरत हाल और नेशनलाइजेशन के बाद की सूरत हाल जो आपने पूछी है, मेरा ख्याल में नेशनलाइजेशन के बाद की जो प्राइवेटाइजेशन जब से हुई है, हम मेरे ख्याल में अब डिक्रीज़ की तरफ गए हैं। हमें कोई प्रॉपर फ़ायदा नहीं हुआ, ना एम्प्लॉइज़ को हुआ है और ना हुकूमत को हुआ है। हाँ, एम्प्लॉयर को शायद कुछ फ़ायदा हुआ हो मे बी। और दूसरी जो आपने बात की इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की कि जी क्या बैंक मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं या नहीं करते, तो आपको याद होगा कि बहुत से निजी और सरकारी बैंकों के ख़िलाफ़ नैब जो है अभी तक भी वो केसेस जो है प्रोसेस में हैं, और उनके जो एग्जेक्टिव हैं प्रेसिडेंट हजरात, वो अभी भी उनकी नैब की पेशा भुगत रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, क्या ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रिप्रेजेंटेशन है क्या ये IMF की है या अदर देन है, तो मुझे याद आ रहा है ख्वाजा जो है आसिफ मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही थी कि रज़ा बाकर जो है ये IMF का नुमाइंदा है, और इसने इससे पहले मिस्र की इकानमी तबाह की और अब ये पाकिस्तान की इकानमी को तबाह करने आ गया है। इस छोटी सी बात एक और आपके साथ शेयर कर दूं, और वो ये कि आपको शायद याद हो कि कुछ दिन पहले रज़ा बाकर ने स्टेटमेंट दी थी इंग्लैंड में कि जी ये जो डॉलर की कीमतें बढ़ रहे हैं, इससे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो आप देखिए कि सोच कितनी महदूद है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ जो हमारे दोस्त का भाई जो बाहर हैं, उनको और उनकी फैमिली को आप अगर सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने 22-23 करोड़ आवाम जो है उनको आपने बिल्कुल खुदा लाइन लगा दिया है। उनकी ना कोई पूछता है, ना उनको कोई महंगाई का किसी पैसा है। अच्छा, अब बात बड़ी मज़ेदार है आपने जो किया है कि डॉलर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है दिन ब दिन, कभी शॉर्टफॉल थोड़ा सा नीचे आता है, कभी ऊँचा ले जाता है, लेकिन बात असल में ये है कि डॉलर की प्राइस बढ़ने से ज़ाहिर है हमारी दरामदात और बरामदात में भी फ़र्क पड़ता है, मुल्क उस पर सफ़र करता है, इसमें कोई ढकी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें महंगाई पे अगर तवज्जो दें, तो जो लोकल हमारी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे मौसमी फल हैं, हमारी मौसमी सब्ज़ियाँ हैं, हमारे जितने रिलेटेड हमारी धरती से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो खाम में महंगी हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि बैरूनी ताकतें जिनके इलाकाई मफादात पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, वो तखरीब कारियाँ कर रही हैं, और दूसरा यह है कि जो माफिया हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, वो अपने अपने ज़ाती मफाद के लिए चला जा रहा है। अच्छा, अब रही बात हुकूमत की, आपने पिछले काफ़ी सालों से गौर किया होगा कि हुकूमती नुमाइंदा कोई भी है, वो साबका जो अदवार हैं मुख्तलिफ़ हुकूमतों के, उन पे तनकीद या उन पे तानो तशनी जो है उसको वो अपना हक़ समझते हैं। ना वो अपनी कारकर्दगी बताते हैं,
ना वो अपनी कोई कारहाय नुमायाँ की तशहीर करते हैं कि जी हमने क्या किया या क्या नहीं किया। ठीक है, अच्छा अब हमें बनाना पड़ेंगी लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ से भी एक जो बड़ी मेरे लिए बड़ी दुख की बात है कि जो भी हुकूमत एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना जाती है, आने वाली गवर्नमेंट जो है वो उस पर अमल दरामद रोक देती है और वो अपने नए मंसूबे जो है वो इंट्रोड्यूस कराती है। नतीजा क्या होता है कि 74 साल में हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ से हमने अपना स्टार्ट लिया था। अच्छा, ये इसमें यहाँ चूँकि आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात की और शॉर्ट टर्म पॉलिसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात की, हम बनाते हैं विजन 2025, हम देखते हैं 15 साल पहले, फिर हम बनाते हैं 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान हम लोग बनाते हैं। ये पाकिस्तान में नहीं, हमारे हमसाया मुल्क में भी है और दूसरे ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान में SROs का भरमार और पाकिस्तान में एक पॉलिसी बनी, बहुत खूबसूरत पॉलिसीज़ बनी, और वो पॉलिसी हम एडहॉकिज़म, एक बंदे ने पॉलिसी बनाई और दूसरी हुकूमत आई, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ इस बात पे, और दूसरी हुकूमत आई, उसने पॉलिसी जब आपने बिल्कुल पीक पे आके उसकी प्रोडक्ट आनी शुरू हुई, उसके रिज़ल्ट आना शुरू हुए, तो नहीं जो भी आया उसने एक SRO जारी करके उस पॉलिसी को डिमोलिश कर दिया। मेरा सवाल आपसे ये है, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपका ताल्लुक़ है, ये एडहॉकिज़म की पॉलिसी 70 साल से पाकिस्तान का अवाम इसको सफ़र कर रहा है। कोई एक आपके जहन में ऐसा प्लान है कि हुकूमत को आप मशवरा दें कि इस पॉलिसी को खुदारा ख़त्म कर दें, ज़मीन में दफन कर दें, और जो पॉलिसी बनी है उस पर आप जारी रखें? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा हो गया, जवाब आप ही को देना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई, बिकॉज पाकिस्तान इज़ मान लीजिए कर्ज़े में दबा हुआ मुल्क है, आपको प्रेशर आया IMF की जानिब से और आपने उस पॉलिसी को, यू जस्ट पुट असाइड दैट पॉलिसी एंड यू स्टार्टेड अ न्यू पॉलिसी, क्या असर होगा? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। शेख साहब, आपको याद होगा जब 71 में ढाका फाल हुआ था तो उस वक्त भी जो हुकूमती नुमाइंदे थे या जिनको हम सियासतदान कहते हैं आपस में लड़ रहे थे और उसी लड़ाई में मुल्क जो है वो अलहदा हो गया था। आज मैं देखता हूँ कि आज भी वही सूरत हाल है। हमें अपना ज़ाती मफाद अपना उसको तरजीह देना है, हमें अपने कारोबार को तरजीह देना है, हमें अपनी पार्टी के जो मफादात हैं उसको तरजीह देना है। हमने मुल्क के मफाद को, अवाम के मफाद को पसे पुश डाल दिया है। अवाम सिर्फ नारे लगाने के लिए बाकी है। जब वो कोई भी नुमाइंदा, वो किसी की भी जमात से ताल्लुक़ है, जब वो आ जाता है तो वही काम करता है जो पिछले कर रहे थे। एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि जब तक स्टेबल हुकूमतें नहीं होंगी, देखिए हमें एक काम ज़रूर करना पड़ेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कोई अच्छी पॉलिसी बना के हैं और वो मुल्क में अवाम के लिए, मुल्क के लिए मफाद में है, तो आने वाले बंदे को उसको जारी रखना चाहिए, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। जैसे बरतानिया में है, अमेरिका में है, आप देखें। जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि हर अदारा अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करे और इंडिपेंडेंटली काम करे। जब तक तमाम अदारे आज़ादी के साथ, लगन के साथ और अपने जो उनको दिया हुआ है मैंडेट, उसके मुताबिक काम नहीं करेंगे, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कैन यू सी इन होल दिस अ वेरी सैड सिनेरियो, आई वुड से, हुकूमत नज़र आती है आपको? हाँ सर, मुझे तो यकीन करें हुकूमत नज़र नहीं आ रही। आप ये देख लें कि हुकूमती नुमाइंदे अगर 50 वज़ीर हैं तो 50 वज़ीर ही तनकीद पे लगे हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि अपने एक प्रोग्राम, अपनी पॉलिसियाँ तरतीब दें, एक अलग थिंक टैंक जो है उनको जो डिसाइड कर रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। हाँ, अगर उन्होंने अपनी सियासी मुखालफत में कोई बात करनी है तो एक तो बंदे उसके लिए रख छोड़ो, बाकी बंदों को काम पे लगाएं। दूसरा मसला जो हमारे यहाँ है वो ये है कि प्रेशर ग्रुप हैं। कोई मजहबी ग्रुप का प्रेशर आ गया है, किसी ने कोई किसी इलाकाई जो नुमाइंदगान है उनका 20-22 बंदों ग्रुप में, और वो प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को या हुकूमत को कह लें, अब वो ब्लैकमेल करते हैं। उस ब्लैकमेलिंग में ना तो हुकूमत कोई काम कर सकती है और ना वो तो कोई तवज्जो दे सकती है।
लिहाजा जब तक ये सिस्टम इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा कि जो भी बंदा किसी भी जमात से इलेक्ट होकर आए तो वो कोई भी फॉरवर्ड ग्रुप या फॉरवर्ड ब्लॉक या प्रेशर ग्रुप नहीं बनाएगा। अगर वो बनाएगा तो वो उसकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। जब तक ऐसे कानून नहीं बनेंगे तो हुकूमत स्टेबल नहीं होगी। अच्छा, लेकिन हुकूमत का कहना यह है कि दे डिड लॉट ऑफ वर्क। इसमें भी वैसे हम लोग तो ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसान कार्ड है, फॉर एग्जाम्पल खुशहाल पाकिस्तान एक अकाउंट आया है और उस अकाउंट में कहा गया कि आपको 7% मिलेगा डॉलर पे एंड 11% ऑन पाकिस्तानी रुपीस पे। पॉसिबल है? और अगर ऐसा है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई मुमकिनात में से एक बात है। या हुकूमत कहती है हम लोगों ने पनाहगाहें बना दी, लेकिन पनाहगाह में कितने लोग खाना खाएंगे? सर आप देखें कि आपने पनाहगाहें बनाई अब बड़े शहरों में, मज़ाफ़ात में जो लोग गुर्बत से मर रहे हैं, आप देखें मेजॉरिटी आपके जो आवाम की है वो गुर्बत की इनकी से नीचे रह रही है। हमें ये नहीं करना कि उनको भीख मांगने पे मजबूर करना है, हमें ये करना है जैसे सालत वाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे को कहा था कि अपने घर की चीज़ें बेच के एक कुल्हाड़ी और रस्सी ले आओ और जाओ जाके जंगल में लकड़ियाँ काट कर उनको बेचो और अपना चलाओ। हमें लोगों को डिपेंडेंट नहीं करना, इंडिपेंडेंट करना है। हम उनके लिए मौके दें कि वो अपना काम खुद करें, वो 100 कमाएँ, वो 1000 कमाएँ, वो 2,000 कमाएँ, वो उन पे डिपेंड होना चाहिए। उनको एक ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, ना ये कि हम उनको भीख पे लगा दें कि जी वो महीने के बाद आके एक वजीफ़ा ले जाएंगे या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद ले जाएंगे। तो हम इस चीज़ से हमें आवाम को निकाल के और आगे लेके जाना है, जिससे हमारी मैशत भी मजबूत होगी, हमारा वक़ार भी बुलंद होगा। और हम ये जो कशकोल लेके घूम रहे हैं पिछले 74 साल से, हमें ये कशकोल लेके भी नहीं घूमना पड़ेगा। मुख्तसर सा आपसे एक जवाब चाहूँगा एक बात का। बड़ा ट्रेंड है, हर हुकूमत में रहा, कर्ज़ा लिया, कर्ज़ा माफ़ करा लिया। इस हुकूमत का अहद है कि ये ऐसा नहीं होगा, बट स्टिल ऑन। What you think? What would you say? सर कहते सब यही हैं कि जी वो माफ़ नहीं होगा या हम देना चाहिए, लेकिन ये देखें प्ली बारगेन उमरा के लिए है, सरमायादारों के लिए है, फ्रॉडियों के लिए है। आम आदमी अगर 1 लाख कर्ज़ा ले ले तो उसके पीछे पीछे पुलिस घूम रही होती है, ठीक है। लेकिन जब कोई सरमायादार कर्ज लेता है, जब कोई सियासतदान कर्ज लेता है तो उसको फिर प्ली बारगेन में 10% दे के उसको फार कर देते हैं। अब से आप देखिए किस पर 10 करोड़ का कर्जा लिया है, अगर वो 10% दे के तो बाकी माफ़ कर तो उसकी तो चांदी बन गई। लेकिन वो पैसा किसका है? वो पैसा आवाम का है। वो पैसा अगर आवाम पे लगेगा तो फिर खुशहाली आएगी। लिहाजा ये जो तफरीक है, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ये जो तफरीक है हमें इसको दूर करना होगा। कानून एक के लिए, अब जैसे आपने देखा कि नैब के ऑर्डिनेंस में अभी आपने चेंज की कि जी आइंदा जो करेगा वो तो ठीक है, जो पिछले हैं वो पिछले कानून पे करेंगे। तो ये तफरीक जो है ये अनारकी फैलाती है मुल्क में। आपको बैलेंस पॉलिसी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, ये बस थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने प्रोग्राम को इस तरह से वाइंड अप करूँगा। आपको याद होगा क्योंकि आप पुराने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपकी वाबस्तगी है, हम लोग भी पुराने लोग हैं और हमारे भी ऐसा वाक़या, एक रिसेशन का दौर आया था। पूरी दुनिया में इतनी शदीद रिसेशन थी कि अमेरिका जैसा मुल्क भी हिल कर रह गया था। लेकिन उनके मुल्क के अंदर होने वाले जो प्रोडक्ट्स थी ना, जैसे कि मैं चूँकि उस वक्त बरतानिया में था, फॉर एग्ज़ाम्पल आलू है, तो ये बरतानिया में बहुत इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग चिप्स वगैरह ये चीज़ें खाते हैं। इसकी कीमत में 1 पैनी का इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? हुकूमत को सोचना चाहिए, हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करना चाहिए, हुकूमत को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए, हुकूमत को खुश असलूबी से इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अगर आपकी हुकूमत चली जाती है या किसी पिछली हुकूमत ने कोई अच्छी पॉलिसी बनाई है तो आप उसको कंटिन्यू करें। आप IMF के प्रेशर में आकर एक कर्ज़े की किस्त उतारने के लिए दूसरे मुल्क से कर्ज़ा ना लें। अब $3 बिलियन के इस पैकेज से इस मुल्क में वक्ती तौर पे मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म आपको ये एक सहारा, आपको सांस लेने की तौफीक हुई है। ये आपके दोस्त सऊदीया ने आपसे कर दिया। अब आपका काम क्या है? इसको पूरी कौम की नज़रें इस वक्त हुकूमत में है कि हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में क्या करेगी। क्या हुकूमत महंगाई, क्या आवाम महंगाई के दौर ये वो पहिया है, इसका वज़न ही बहुत ज़्यादा है। पूरी कौम पिस गई है महंगाई में।
क्या हुकूमत इस पर कंट्रोल करने में कामयाब होगी? अगर हुकूमत ने ऐसा करने में कामयाब होगी तो नेक्स्ट 5 ईयर भी इसी हुकूमत के होंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत से खदशात हैं, तहरीकें चल रही हैं मुल्क में, पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन हो रही है। हम इन एहतजाजी तहरीकों पर एक मरतबा फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला अपने प्रोग्राम में। अहमद शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।